हेलो दोस्तों। जैसा कि कल आपको बताया था कि आज हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन का अर्थ है जिसे जॉन डेवी जी ने दिया था। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना है। जॉन डेवी ने स्कूल को एक लघु समाज कहा है, स्मॉल स्कूल। सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, नियमों, व्यवहारों, आदतों, दृष्टिकोणों, परंपराओं के साथ अपना समायोजन और अनुकूलन कर लेना समाजीकरण है। संस्कृतिकरण है, समाज की अपनी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। जब हम इन्हें मानते हैं या अपनाते हैं तो हमारा संस्कृतिकरण होता है। संस्कृतिकरण सकारात्मक संस्कृतिकरण और नकारात्मक संस्कृतिकरण दोनों तरीके से हो सकता है। समाजीकरण के साधन है परिवार, पड़ोस, मित्र, साथी, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एक्सेट्रा। मास मीडिया, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, मैगजीन एक्सेट्रा। सार्वजनिक पुस्तकालय, दंड एवं पुरस्कार को पाने के लिए। और समाजीकरण के प्रकार हैं प्राथमिक एवं गौड़ यानी द्वितीय समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में आता है यह समाजीकरण परिवार व पड़ोस के द्वारा होता है और यह जन्म से शुरू होता है। द्वितीयक समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बची हुई सभी एजेंसियां द्वितीयक समाजीकरण में आती हैं जैसे मास मीडिया, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। सक्रिय एवं निष्क्रिय समाजीकरण यानी एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन। सक्रिय समाजीकरण वो होता है जहां टू वे कम्युनिकेशन होता है, वह सक्रिय समाजीकरण होता है। और पैसिव होता है फॉर्मल, यानी निष्क्रिय समाजीकरण होता है, बचे हुए सभी निष्क्रिय समाजीकरण होते हैं जिन्हें इनफॉर्मल भी कहा। और चौथा होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। जैसे फॉर्मल में आ जाता है अपने फैमिली, पड़ोस, साथी, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा। और इनफॉर्मल में आते हैं रिलीजियस, एजेंसी, मास मीडिया, पब्लिक लाइब्रेरी, रिवॉर्ड, पनिशमेंट। और रीसोशलाइजेशन होता है जब कोई व्यक्ति किसी एक समाज को छोड़कर नए समाज में जाता है तो उसे नए समाज के हिसाब से समाजीकरण करना पड़ता है। सुधा हमेशा के लिए यूएसए जाने वाली है और वह यूएसए का समाजीकरण करना सीखती है। पूर्वानुमानित समाजीकरण, नियर फ्यूचर में जीवन में आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार करना पूर्वानुमानित समाजीकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फीमेल टू बी मैरिड लर्न्स न्यू वैल्यूज ऑफ अ मैरिड वुमन। विकासात्मक समाजीकरण, इस समाजीकरण में अपने कैरियर संबंधी मूल्यों का विकास किया जाता है। एक अध्यापक जो कि शिक्षण पेशे को ज्वाइन करेगा वह बच्चों को पढ़ाने का अभ्यास करता है। तीसरा समाजीकरण है आर्थिक समाजीकरण। इस समाजीकरण की आवश्यकता उन लोगों को होती है जो आर्थिक क्षेत्र में यह क्रिया करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है उसे एक व्यापार से संबंधित कुशल मूल्य सीखने पड़ते हैं। नंबर 4, राजनीतिक समाजीकरण। जो व्यक्ति राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छे राजनीतिज्ञ के गुण सीखने होते हैं। और फिर पढ़ेंगे हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एक व्यक्ति। इन्होंने क्या कहा था सोशलाइजेशन के बारे में कि एक व्यक्ति जिस समाज में पलता है और बढ़ता है उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। व्यक्तित्व जिसे उसने व्यक्ति का सेल्फ यानी स्वयं कहा है। फिर आता है समूह निर्माण एवं समूह अधिगम यानी ग्रुप मेकिंग एंड ग्रुप लर्निंग। समूह निर्माण की विधियां होती हैं योग्यता के आधार पर समूह का निर्माण करना। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है सेम लर्नर्स होते हैं और हेटेरोजीनियस में डिफरेंट लर्नर्स होते हैं। और सेकंड होता है रुचि के आधार पर समूह का निर्माण करना, जैसे इंटरेस्टेड इन डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट डिफरेंट लर्नर्स। जैसे मैथ वाले बच्चे एक तरफ जिनको मैथ पसंद है, हिस्ट्री वाले एक तरफ, साइंस वाले एक तरफ।
विद्यार्थियों की इच्छा अनुसार फ्रेंडली और रैंडमली स्टूडेंट्स ग्रुपिंग किया जाता है, लॉटरी बेस्ड चयन, रोल नंबर वाइज, जैसा मन करे वैसे चयन कर लो। समूह अधिगम के प्रकार होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी अधिगम और कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी अधिगम। सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग होता है हर बच्चे को पाठ के कार्य के अंश करके एक एक हिस्सा करने के लिए दिया जाता है। हर बच्चे की दो जिम्मेदारी होती हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी। अपना काम तो सभी को करना ही है, लेकिन दूसरे बच्चों को भी उसकी जरूरत पड़ने पर मदद करनी है। और तीसरा ऑप्शन है सहकारी अधिगम में कम से कम 3 अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति अवश्य करनी होती है। लक्ष्य होता है शैक्षणिक उपलब्धि की प्राप्ति, विभिन्नता की स्वीकृति, सामाजिक कौशलों का विकास। और सामाजिक कौशलों में आ जाता है जैसे नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेना, विश्वसनीयता, संप्रेषण, विवाद प्रबंधन क्षमता। और सहकारी अधिगम के 5 मूलभूत और आवश्यक तत्व हैं जो कि बॉर्न और स्यूफिटली पार्केट ने 2009 में दिए थे, जो कि एक अमेरिकन थे। सकारात्मक, पहला है सकारात्मक अंतर्निर्भरता यानी कि पैसिव इंटरडिपेंडेंट, दूसरों की मदद से काम करना। दूसरा है आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देने यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन। ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। नंबर 4 सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। नंबर 5 सामूहिक प्रक्रिया, ग्रुप प्रोसेसिंग, जिसमें कि विद्यार्थी समूह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। समूह की सफलता प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम पर ही निर्भर रहती है। समूहों की विशेषताएं ये होता है, ये पूछा भी जाता है ये वाला। अभी जो 2022 में होते DSSS आर्टिकल्स में ये वाला क्वेश्चन आया था कि ग्रुप बनाते समय बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो 3 से 5 या 4 से 6 होनी चाहिए। दूसरा समूह में विभिन्न जातियों, लिंग और धर्म के बच्चे रखें जिससे कि उनमें सामाजिकरण का विकास हो। और नंबर 3 प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिससे समूह की सफलता में हर बच्चे का योगदान रहे। व्यक्तिगत विद्यार्थी को व्यक्तिगत काम के लिए अलग ग्रेड दें। ग्रेड प्रत्येक विद्यार्थी को उनके काम के अनुसार अलग दें। यदि कोई रिवॉर्ड देना हो तो वह पूरे समूह को दें। हर समय सेम विद्यार्थी के ही समूह ना रखें बल्कि बदलते रहें जिससे उनमें सामाजिकरण का विकास होता है। नोट, यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि समूह के छात्रों को बिल्कुल नया पाठ या नया कार्य नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें वही पाठ कार्य दिए जाएं जिन्हें बच्चे पहले अधिगम कर चुके हैं। बच्चों को अभ्यास रिवीजन के लिए समूह अधिगम कार्य कराए जाने चाहिए। विभिन्न सहकारी शिक्षण विधियां जो कि थिंक, पेयर, शेयर, फ्रैंकलिन लैंड। प्रत्येक छात्र अलग अलग अपनी लर्निंग करता है, वह उन पर चिंतन करता है, फिर अध्यापक उनके जोड़े बनाता है, फिर वे जोड़े में अधिगम करते हैं एक दूसरे की मदद से। शिक्षक चाहे तो प्रत्येक कक्षा को एकत्र करके विचार विमर्श करा सकता है। दूसरा आता है जिगसॉ मेथड जो कि एलिसिट आरनसन ने दिया था। इसमें शिक्षक 2 तरह के समूह बनाता है, होम ग्रुप और एक्सपर्ट ग्रुप। होम ग्रुप में होता है प्रत्येक छात्र को छोटा टॉपिक दिया जाता है, एक्सपर्ट ग्रुप में एक ही छात्र को बड़ा टॉपिक। जिगसॉ सेकंड मेथड है, रॉबर्ट स्लेविन ने दिया था। इस विधि में केवल गृह समूह ही बनाए जाते हैं। समूह के प्रत्येक बच्चे को पाठ का अलग अलग अंश लर्न करने को दिया जाता है। उसके बाद उसी समूह के समस्त बच्चे पूरे पाठ का अधिगम करते हैं। जिस छात्र ने जो अंश सीखा है वह अपने समूह के अन्य छात्रों को भी सिखाएगा। अपोजिट जिगसॉ मेथड ये दिया है
टिमोथी हैडन ने। इस विधि में गृह समूह व विशेष समूह दोनों बनाए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ को समूह में सीखने के बाद गृह समूह में वापस नहीं लाया जाता, बल्कि विशेषज्ञ समूहों के छात्र पूरी कक्षा को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। नंबर 5, इनसाइड आउटसाइड सर्कल मेथड, ये दिया है कैगन ने 1994 में दिया था। इस विधि में बच्चे फेस टू फेस अंदर व बाहर वाले वृत्त पर खड़े किए जाते हैं। दोनों वृत्तों का केंद्र नहीं होता। शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो आमने सामने खड़े हुए दो बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। अध्यापक उनमें से किसी भी जोड़े से प्रश्न पूछ लेता है। अलग प्रश्न के लिए जोड़े बदल जाते हैं। एक समूह वृत्त के बच्चे रोटेट करते रहते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी एंड समराइजिंग स्ट्रेटजी। रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, पारस्परिक शिक्षण, जो कि एनी मैरी सेल्विन पॉलिंसर एंड एनिल ब्राउन ने दी थी 1994 में। इस विधि द्वारा छात्रों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप की जाती है रेसिप्रोकल टीचिंग से। इसकी सब स्किल्स हैं प्रेडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान, क्लियरिफाइंग स्पष्टीकरण, क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछना, समराइजिंग संक्षेपण करना। ये चारों सब स्किल्स हर पैराग्राफ में यूज होती हैं। नंबर 7 है स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन, स्टैड, STAD, ये रॉबर्ट स्लेविन ने दी है। शिक्षक पूरी कक्षा को एक पाठ प्रस्तुत करता है और स्पष्टीकरण कर देता है। फिर छोटे छोटे समूहों में छात्र बांटे जाते हैं। हर समूह पाठ में गहराई से सीखता है। शिक्षक प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत आकलन करता है। प्रत्येक समूह के व्यक्तिगत निष्पादनों परफॉर्मेंस को समूहों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को विभागों का निष्पादन कहते हैं। नंबर 8 टीम गेम टूर्नामेंट, TGT, डेवरिस एंड एडवर्ड्स। छात्रों को छोटे समूह में बांट दिया जाता है। समूह के छात्र मिलकर विषय वस्तु को दोहराते या अध्ययन करते हैं। फिर उनकी लिखित परीक्षा ली जाती है। इसके बाद छात्रों को सीखे हुए ज्ञान पर क्विज या प्रतियोगिता कराई जाती है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड, हर्बर्ट थेलन। दिस मेथड हैव 5 स्टेप्स। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाइंग टॉपिक, सेकंड है छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटना। नंबर 3 है समूह द्वारा अधिगम की योजना बनाना और अधिगम अन्वेषण करना बताया है। नंबर 4 स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट एंड नंबर 5 इवैल्यूएशन बाय टीचर। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। सहकारी अधिगम की अपेक्षा अधिक सामान्यीकृत है। इस विधि में किसी एक कार्य के सभी छात्र मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। एक ही काम सबका काम होता है। हर कोई सभी की मदद करता है। हर बच्चा एक दूसरे से सीखता है और दूसरों को बताता है। वह एक दूसरे का मूल्यांकन करता है। इसमें अध्यापक भी चाहे तो बच्चों के समूह में सहशिक्षार्थी बनकर भूमिका निभा सकता है। सहयोगी अधिगम के उदाहरण हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग एग्जाम्पल है। पहला है प्रोजेक्ट पूरा करना, किसी व्याख्यान पर चर्चा करना। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी इंटरनेट की सहायता से किसी कॉमन टॉपिक को साझा कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन लर्निंग। कोरोना के टाइम पे जूम मीटिंग बहुत हुई है। इसमें प्रत्येक छात्र एक दूसरे को खोजता है और उनके प्रति जवाबदेह होता है। सहयोगात्मक अधिगम, प्रक्रिया के परीक्षक में संवाद विश्लेषण और सांख्यिकी के रूप में विश्लेषण शामिल हो सकता है। सहयोगी अधिगम के लाभ होते हैं विभिन्नताओं का समारोह, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति, अंतर्व्यक्तिगत विकास, अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि के लिए अधिक अवसर। अब हम पढ़ें कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के डिफरेंस, जो कि इस प्रकार है।
यह शिक्षक द्वारा संचालित है। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग यह समूह द्वारा। एक काम करते हैं, पहले कोऑपरेटिव पढ़ लेते हैं फिर कोलैबोरेटिव पढ़ लेते हैं, या फिर साथ में सही रहेगा। चलो साथ में करते हैं। यह औपचारिक प्रकृति का है और कोलैबोरेटिव लर्निंग अनौपचारिक प्रकृति का है। नंबर 3, क्रियाएं प्रत्येक छात्र द्वारा संचालित की जाती है तथा प्रत्येक छात्र को शिक्षक अलग अलग भूमिकाएं या टॉपिक देता है। और कोलैबोरेटिव में होता है सभी छात्र अपने मध्य प्रयत्नों को संगठित करते हैं। शिक्षक छात्रों को पठन एवं विश्लेषण हेतु बताता है कि वंचित सूचनाएं वे कहां से ढूंढ सकते हैं। और कोलैबोरेटिव में होता है क्रिया को पूर्ण करने के लिए छात्र ही एक दूसरे के लिए साधन बनाते हैं। और कोऑपरेटिव में आता है नंबर 5 पे, शिक्षक अवलोकित करता है, सुनता है और आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करता है। और कोलैबोरेटिव में आता है शिक्षक द्वारा अवलोकन नहीं किया जाता, यदि छात्र ही मांग करे तो वह मदद कर सकता है। और कोऑपरेटिव में 6 पॉइंट है, छात्र पाठ के अंत में अपने कार्य को अध्यापक के सामने आकलन या मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करते हैं। और कोलैबोरेटिव में आता है 6 पे, छात्र अपना भी और समूह का भी परफॉर्मेंस का भी आकलन स्वयं करते हैं। यानी कि इसमें टीचर की कोई मदद नहीं होती, इसमें सब कुछ बच्चे आपस में करते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।